नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल तारिक गवर्नमेंट जॉब वीके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज दिनांक 8 सितंबर 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। यह विज्ञप्ति वन आरक्षी परीक्षा 2022 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम से संबंधित है। दोस्तों, इसमें क्या कुछ लिखा है पढ़ लेते हैं। वो अभिलेख सत्यापन कैसे होता है इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि अभिलेख सत्यापन से संबंधित चेकलिस्ट व पत्रांक को कैसे भरा जाता है। इसमें लिखा है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वन आरक्षी परीक्षा 2022 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतने दिनांक 21 अक्टूबर 2023 के क्रम में दिनांक 9 अप्रैल 2023 को संपन्न लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सापेक्ष दिनांक 18 मई 2023 व दिनांक 26 जुलाई 2023 एवं 17 अगस्त 2023 को शारीरिक अर्हता परीक्षण अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु सूची जारी की गई थी। उक्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 22 सितंबर 2023 से 11 अक्टूबर 2023 तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाना निर्धारित है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन होना है उनको अपने अभिलेख सत्यापन से संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। दूसरा बिंदु लिखा है, अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के 100 हस्ताक्षरित प्रिंट आउट व चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों अथवा अभिलेखों की 100 हस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संरक्षा मार्गदर्शिका 2022 एवं मान्य आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के आलोक में किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात मान्य आयोग द्वारा अनुमोदित अर्ह अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया 2022 यथा संशोधन में विहित प्राविधानुसार कुल पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तीसरा बिंदु लिखा है, अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अनुक्रमांकवार दिनांक 22 सितंबर 2023 से दिनांक 11 अक्टूबर 2023 तक निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित है। तो दोस्तों, 22 सितंबर को प्रथम पाली में 100 अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन होंगे जो कि प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होंगे। और वहीं दोस्तों 22 सितंबर की दूसरी पाली में 100 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन होना है जो कि 1:30 बजे से शुरू होगा। इसी प्रकार 25 सितंबर को 100 अभ्यर्थी प्रथम पाली में और 100 अभ्यर्थी द्वितीय पाली में। फिर 26 सितंबर को भी होगा, 27 सितंबर को भी 100 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन होगा और 29 सितंबर को 100 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दोनों पाली में होगा। और उसके बाद 5 अक्टूबर को 100 अभ्यर्थियों का प्रथम पाली और द्वितीय पाली में अभिलेख सत्यापन होगा। फिर 6 अक्टूबर को भी होगा और उसके बाद 9 अक्टूबर को 100 अभ्यर्थियों का पुनः अभिलेख सत्यापन चलेगा और 10 अक्टूबर को 200 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन होगा। और दोस्तों 11 अक्टूबर को 79 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 9:30 बजे से होगा। चलिए आगे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। प्रत्येक दिवस को अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रथम सत्र प्रातः 9:30 बजे से तथा द्वितीय सत्र 1:30 बजे से प्रारंभ होगा। अभ्यर्थी प्रथम सत्र हेतु प्रातः 9 बजे तथा द्वितीय सत्र हेतु अपराह्न 1 बजे तक परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो जिनका 9:30 बजे से अभिलेख सत्यापन होगा उन्हें 9 बजे परीक्षा भवन में उपस्थित होना जरूरी है और जिनका 1:30 बजे से है उनको 1 बजे परीक्षा भवन में उपस्थित होना अनिवार्य है। चौथा बिंदु लिखा है, अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। इस ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर निम्नलिखित पत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए चेकलिस्ट के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र
आदि अभिलेखों की 100 प्रमाणित प्रतिलिपियों के 2 सेट एवं पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम 100 प्रमाणित फोटोग्राफ के साथ नियत तिथि एवं समय पर आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके प्रत्येक 2 फोटोकॉपी होना जरूरी है और साथ में 2 नवीनतम 100 प्रमाणित फोटोग्राफी जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, विस्तृत आवेदन पत्र, प्रपत्र संख्या 2, प्रमाणीकरण प्रपत्र संख्या 3, देशना प्रपत्र, इंडेक्स कार्ड, प्रपत्र संख्या 4 और चेकलिस्ट, ये सभी आपको सीरियल वाइज लगाने हैं। 5वां बिंदु है अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की सामान्य दृष्टि में +-4D से अधिक दोष नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त प्रमाण पत्र प्राधिकृत राजकीय चिकित्सालय द्वारा निर्गत होने पर ही मान्य होगा। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे उससे पहले आपको एक मेडिकल बनाकर ले जाना है जो कि राजकीय चिकित्सालय द्वारा निर्गत होना जरूरी है। लास्ट बिंदु है यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रहे आप लोग मेडिकल अपना एक प्रमाण पत्र जरूर बना कर ले जाएं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अभिलेख सत्यापन से संबंधित चेकलिस्ट व प्रपत्र को कैसे भरा जाता है। दोस्तों अभिलेख सत्यापन कैसे होता है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपने जो भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनके 2 फोटोकॉपी व साथ में 2 नवीनतम फोटोग्राफ अपने ले जाने हैं। और दोस्तों आयोग द्वारा जो आपको चेकलिस्ट दी गई है और साथ में जो प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हैं उनको आप लोग आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके उनको फिल करके ले जाना है। सबसे पहले बात करते हैं कि चेकलिस्ट कैसे भरी जाती है। वन आरक्षी परीक्षा 2022 अभिलेख सत्यापन से संबंधित चेकलिस्ट इस प्रकार है। सबसे पहले आपको इस जगह अनुक्रमांक भरना है और क्रम संख्या 1 से लेकर के लगभग 19 तक आपके पास जो जो चीज़ें हैं आपको इसके आगे संलग्न है अथवा नहीं इस जगह आपको हाँ या नहीं या आपको सही का निशान करके भरना है। जो चीज़ आपके पास है उसमें आपको लोग सही का निशान भर सकते हैं और जो चीज़ आपके पास नहीं है वहाँ आप खाली डैश करके या आपको उसको रिक्त स्थान करके छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास हाई स्कूल प्रमाण पत्र, हाई स्कूल अंक तालिका, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक तालिका और अधिमानी अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लंबवत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जैसे SC, ST, OBC, EWS अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे सही का निशान कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 36 आरक्षण से संबंधित कोई प्रमाण पत्र हो तो आप लोग यस कर सकते हैं। और इसी प्रकार स्थायी निवास प्रमाण पत्र और पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र और अभ्यर्थी द्वारा सामान्य दृष्टि में +-4 डायोप्टर से अधिक दोष नहीं होने से संबंधित प्रमाण पत्र जो कि आपके द्वारा राजकीय चिकित्सालय से बनाया जाएगा। और इसी प्रकार आपको यह चेकलिस्ट भरनी है। इसमें लगभग 20 क्रमांक हैं और 20 क्रमांक में आपको जो जो चीज़ें आपके पास हैं वहाँ आपको सही का निशान या है या नहीं है लिखना है। और चेकलिस्ट के नीचे लिखा है SC, ST अथवा OBC अथवा EWS आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022 तक वैध होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रहे आपका SC व ST व OBC अथवा EWS आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र 10 नवंबर 2022 से पूर्व का बना होना चाहिए।
शासनदेश संख्या 310 दिनांक 26/10/2016 के अनुसार ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो। शारीरिक मानक में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट 3 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022 तक जारी होना चाहिए। तो दोस्तों आपको आपका पर्वतीय प्रमाण पत्र भी 10 नवंबर 2022 के बाद का नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2021-22 की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए। नोट में लिखा है अभ्यर्थी उक्तानुसार समस्त अभिलेखों की छाया प्रति के 200 प्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपने सभी अभिलेखों की 2-2 छाया प्रति ले जाना सुनिश्चित करें। यहाँ तक चेकलिस्ट व ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2-2 फोटोकॉपी होना जरूरी है। उक्त प्रमाण पत्र प्राधिकृत राजकीय चिकित्सालय द्वारा निर्गत होने पर ही मान्य होगा। तो दोस्तों ध्यान रहे जो आपके द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र बनाया जाएगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से निर्गत होना चाहिए और उसके बाद आपको नीचे अपने हस्ताक्षर और अपना नाम यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रपत्र कैसे भरे जाते हैं उनको बताते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जो आयोग द्वारा प्रपत्र दिए गए हैं उनको कैसे भरा जाता है। और ध्यान रहे आपको चेकलिस्ट के अनुसार ही अपने डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित तरीके से लगाना है जैसा चेकलिस्ट में सीरियल वाइज दिया गया है। अब बात करते हैं प्रपत्र संख्या 2 को कैसे भरा जाता है। और इसमें साफ साफ लिखा है अभ्यर्थी नीचे दिए गए समस्त स्तंभों को स्वयं भरें। सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर फोटो लगानी है। और दोस्तों ध्यान रहे यह फॉर ऑफिशियल यूज़ है। आपको सबसे पहले अनुक्रमांक भरना है। यहाँ पर आप लोग अनुक्रमांक भर दीजिएगा और जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है वहाँ उसका पदनाम लिख दीजिएगा और पदनाम वही लिखना है जो कि विज्ञप्ति में लिखा है। और दोस्तों विज्ञापन संख्या व दिनांक इसमें लिख लेना है। उसके बाद आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है और यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। और इस 5 नवंबर जन्म तिथि, उसके बाद लिंग, अभ्यर्थी के पिता अथवा पति का नाम और पता यहाँ पर लिखना है। 8 नंबर पे अभ्यर्थी के माता का नाम, 9 नंबर पे पत्र व्यवहार का पता, अपना पता, और 10 नंबर पर स्थायी पता, 11 नंबर पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, और 12 नंबर पर ईमेल आईडी आपको भरनी है। और 13 नंबर पर निम्न में से किसी एक अभिलेख जिसका प्रारंभिक आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया था का विवरण अंकित करें अथवा 100 प्रमाण प्रति संलग्न करें, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी आई कार्ड। तो आप लोग यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर लिख सकते हैं या लिखना अनिवार्य होगा। 14 नंबर पे लिखा है क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना है। 15 नंबर पर वैवाहिक स्थिति या विवाहित है या अविवाहित है, तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर पर लिखा है अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं का विवरण। दोस्तों आपको हाई स्कूल, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है और उत्तीर्ण वर्ष आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपने उत्तीर्ण 2016 में किया है तो आपको यहाँ पर 2016 में 16 लिखना है, और जिसने 2020 में किया है वो 2020 लिख सकता है, जिसने 2012 लिखा है वो 2012 लिख सकता है। विषय आपको यहाँ पर लिखना है हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके हाई स्कूल में विषय रहे होंगे। और यहाँ पर आपको पूर्णांक ऊपर लिखना है और प्राप्तांक उसी के नीचे लिखना है। अगर आपने 500 में से 450 नंबर पाए हैं हाई स्कूल में, तो आपको 450/500 लिखना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर % लिखना है। और
यहाँ पर आपको हाई स्कूल प्रमाण पत्र संख्या लिखना है। उसी प्रकार इंटरमीडिएट में भी ऐसे ही लिखना है। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आपको डिप्लोमा जहाँ से किया है उस विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, उत्तीर्ण कब किया है, विषय आपका क्या है, कौन सी ब्रांच है आपको यहाँ लिखनी है, सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा। ठीक है। और इस प्रकार आपको यहाँ पूर्णांक और प्राप्तांक लिखने हैं, और यहाँ पर प्रतिशत और यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या, और उसी हिसाब से आपको स्नातक और प्रास्नातक में भी इसी प्रकार लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वें नंबर पर अधिमानी प्रिफरेंशियल अर्हताओं का विवरण। यदि विज्ञापन में अधिमानी अर्हता का उल्लेख हो तो यदि आपके पास प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा का कोई प्रमाण पत्र हो तो आपको प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर लिखना है। और यदि आपके पास NCB का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या उसका लिखना है। 18वें नंबर पर पूर्व तथा वर्तमान नियुक्तियों अथवा सेवाओं का पूर्ण विवरण। यदि आप वर्तमान में किसी सरकारी सेवा में रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसका पद नाम, विभाग का नाम, कब से कब तक यहाँ पे ज्वाइनिंग की है या ये कर रहे हैं, अभी नौकरी कर रहे हैं, तो उसकी कुल अवधि, सेवा का प्रकार, वेतनमान अथवा अंतिम आरक्षित वेतन और नियुक्ति अथवा स्थान, इस प्रकार आपको भरना है। 19वें नंबर पर लिखा है क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा कोई वाद विवाद विचाराधीन है, तो आप लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। 20वें नंबर पर क्या अभ्यर्थी को कभी संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रभावित या डीबार घोषित किया गया है, तो आप लोग यहाँ पे नहीं फिल कर सकते हैं, आपको यहाँ पर नहीं लिखना होगा। 21वें नंबर पर क्या अभ्यर्थी कभी सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है, तो आपको यहाँ पर नहीं या हाँ लिखना है। 22वें नंबर, यदि आपने अभ्यर्थन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता अथवा अनुभव देना चाहें जो ऊपर दिए गए स्तंभों में ना आया हो, तो यहाँ एक अलग से विवरण दें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी अपने आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि आयोग को कोई सुझाव दें तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, जो कि ऊपर कॉलम में आना चाहिए। और उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और पूरा नाम, अपना पता, यहाँ पर आपको अंगूठे के निशान लगाने हैं, और यहाँ पर आपको दिनांक और स्थान भरना है। और दिनांक आप लोग उसी दिन के भरना है जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और दोस्तों नीचे आपको संलग्नों का विवरण लिखना है। जैसे सबसे पहले आपने आवेदन पत्र लगाया है, उसके बाद आपने हाई स्कूल प्रमाण पत्र लगाया है, और उसके बाद आपने हाई स्कूल प्रमाण और मार्कशीट लगाई है, प्रमाण पत्र लगाया है, फिर इंटर मार्कशीट लगाई है, इंटर का प्रमाण पत्र लगाया है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट लगाया है, फिर प्रमाण पत्र लगाया है। इसी प्रकार जातीय प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपको सीरियल लगा जाने हैं। तो ये सीरियल आपको 10-15 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इस प्रकार इसको भर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रपत्र संख्या 3 को कैसे भरा जाता है। दोस्तों लगभग इसी में प्रपत्र संख्या जैसे ही भरा जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। इसमें भी अनुक्रमांक भरना है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, जन्म तिथि अपनी भरनी है, प्रपत्र संख्या, हाँ ये इसमें थोड़ा अलग है। यह प्रपत्र भरने की तिथि को आयु, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन को आपकी तिथि कितनी है आप लोग काउंट करके निकाल सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आप लोग ऑनलाइन गूगल से सर्च करके भी अपनी तिथि निकाल सकते हैं। और ये तिथि आपको जिस दिन आपका DB होगा उस दिन की होनी चाहिए। 5वें नंबर पर आपका पिता का नाम, फिर 6ठे पे माता का नाम, उसके बाद पति अथवा पत्नी का नाम। क्या अभ्यर्थी अथवा माता पिता पत्नी अधिवास से भारतीय नागरिक हैं? हाँ, आपको हाँ करना है। वर्तमान पता
आपको यहाँ भरना है, स्थायी पता आपको यहाँ भरना है, 11 नंबर पर आपको अपना पिन कोड भरना है, और 12वें कॉलम में आपको शैक्षिक अर्हता का विवरण लिखना है। इसमें प्रपत्र संख्या 2 से थोड़ा अलग है। इसमें हाई स्कूल का सबसे पहले स्कूल का नाम, कॉलेज या विधि जहाँ से आपने किया है उसका नाम भरना है। प्रवेश का वर्ष, अगर आपने 2016 में पास किया है तो आपका प्रवेश का वर्ष 2015 होगा, और जिसने 2018 में पास किया है उसका प्रवेश का वर्ष 2017 होगा। आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। जिसका प्रवेश का वर्ष जिसने उत्तीर्ण 2016 में किया है उसका 2015 प्रवेश वर्ष होगा, तो यहाँ पर वो 2016 पास लिखेगा, उत्तीर्ण लिखेगा, और प्रवेश का वर्ष 2015 लिखेगा, और प्राप्तांक प्रतिशत में लिखेगा। अगर किसी ने हाई स्कूल में 85% प्राप्त किया है तो आप लोग 85% यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी प्रकार आपको इंटरमीडिएट का भी ऐसे ही लिखना है। अगर आपने इंटरमीडिएट 2018 में पास किया है तो आपको यहाँ पर 2017 प्रवेश का वर्ष लिखना है, और 2018 उत्तीर्ण का वर्ष लिखना है। और उसी प्रकार आपने डिप्लोमा अगर 2013 में प्रवेश किया है और 2017 में आपका पूरा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर 17 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार आपको प्राप्तांक इन जगह भरना है। स्नातक में भी ऐसे करना है और परास्नातक में भी ऐसे ही फिल करना है। 13वें कॉलम में लिखा है पूर्व तथा वर्तमान नियुक्तियों अथवा सेवाओं का पूर्ण विवरण। तो आप लोग जहां आप पूर्व अथवा वर्तमान में नियुक्ति या सेवा कर रहे हैं तो आप लोग यहां उसका विवरण लिख सकते हैं। 14वें कॉलम में लिखा है अभ्यर्थी के वर्तमान पते के आधार पर क्षेत्र के ऐसे 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम व पूर्ण पता जो अभ्यर्थी को जानते हों। तो दोस्तों आप लोग उनके नाम यहाँ जरूर लिखें जो कि आपके गांव के या पड़ोसी आपको जानते हैं। उनका नाम व पूर्ण पता आप यहाँ पर भर सकते हैं। अभ्यर्थी के स्थायी पते के आधार पर क्षेत्र के ऐसे 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम व पूर्ण पता जो अभ्यर्थी को जानते हों। तो दोस्तों अगर आप लोग उन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ भी सेम उन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम व पता लिख लें। 16वें कॉलम में लिखा है क्या आप किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध अथवा आबद्ध अर्थदंडित दोष सिद्ध किए गए हैं? तो आप लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। और 17वें नंबर पे लिखा है क्या इस प्रमाण पत्र को भरते समय आपके संबंध में किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी अथवा संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है? तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ हाँ या नहीं लिख सकते हैं। 18वें कॉलम में लिखा है क्या अभ्यर्थी को कभी संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परिवारित या डिबार घोषित किया गया है? तो आप लोग यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। 19वें कॉलम में लिखा है क्या अभ्यर्थी को बिंदु 17 से भिन्न किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए डिबार किया गया है? तो आप लोग यहाँ पे हाँ या नहीं भर सकते हैं। 20वें कॉलम में लिखा है क्या कभी सरकारी सेवाओं से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया है? तो आप लोग यहाँ पे नहीं या हाँ लिख सकते हैं। 21वें कॉलम में लिखा है अभ्यर्थी द्वारा घोषणा। तो आप लोग इस घोषणा पत्र में अपने हस्ताक्षर, अपना पूरा नाम और पता यहाँ पर फिल करें, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपने अंगूठे के निशान, पुरुष दायां और महिला बायां, आप लोग यहाँ पे निशान थंब इम्प्रेशन लगाना है, और उसके बाद दिनांक और स्थान लिखना है। तो आप लोग दिनांक उस दिन की डालें जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और स्थान आप हरिद्वार डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रपत्र संख्या 4 को कैसे भरा जाता है। प्रपत्र संख्या 4 में सबसे पहले आपको अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर लगानी है, और उसके बाद आपको पहले नंबर पर पद नाम लिखना है, और उसके बाद विज्ञापन संख्या व दिनांक लिख लेना है। विज्ञापन संख्या व दिनांक आपको विज्ञप्ति से मिल जाएगी, और तीसरे नंबर पर आपको अनुक्रमांक आप अपना भरना है, और चौथे पे अपना नाम हिंदी में और उसके बाद इंग्लिश में, फिर जन्म तिथि, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम,
पति अथवा पत्नी का नाम। 8वें नंबर पर पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता। अगर आपका स्थायी पता और अपना पत्र व्यवहार का पता सेम है तो आप लोग दोनों जगह आप सेम पता लिख सकते हैं। 10वें नंबर पर मोबाइल नंबर अपना डालना होगा। 11वें पर ईमेल आईडी डालना होगा। 12वें कॉलम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं का विवरण। विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक धारित अर्हता ही अंकित करें। तो दोस्तों आपको हाई स्कूल जिस संस्था कॉलेज से आपने किया है उसका नाम, प्रवेश का वर्ष जैसे मैंने ऊपर बताया है, और उत्तीर्ण वर्ष आपको वैसे ही लिखना है। फिर उसके बाद प्राप्तांक वर्ष, सेम इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, स्नातक और प्रास्नातक में लिख लेना है। तीसरे कॉलम में अधिमानी अर्हताओं का विवरण। यदि विज्ञापन में अधिमानी अर्हता का उल्लेख हो तो पहले पे है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा, तो आप लोग यहाँ पर उसका विवरण लिख लेना है। और दूसरे में है एनसीबी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको उसका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर लिख लेना है। 14वें कॉलम में लिखा है पूर्व तथा वर्तमान नियुक्तियों अथवा सेवाओं का पूर्ण विवरण, तो आप लोग यहाँ पद नाम, विभाग अथवा संयोजन का नाम, कब से कब तक, सेवा का प्रकार, नियुक्ति स्थान, सेवा को छोड़ने का कारण इस पर यहाँ पर लिख सकते हैं। और अंत में 21वें कॉलम में आपको पुनः घोषणा पत्र भरना होगा। घोषणा पत्र में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर, अपना पूरा नाम और अपना पूरा पता, और यहाँ पर आपको अपने अंगूठे के निशान लगाने हैं। पुरुष अपना दायां अंगूठा का निशान लगाएगा और महिला अभ्यर्थी अपना बायां अंगूठा का निशान लगाएंगे। और इसके बाद आपको दिनांक अथवा स्थान यहाँ पर भरना है। तो दिनांक आपको उस दिन की भरनी है जिस दिन आपका डीबी है, और स्थान आप हरिद्वार का या देहरादून का भर सकते हैं, या फिर आप कहीं का भी भर सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित चेकलिस्ट व प्रपत्र संख्या कैसे भरे जाते हैं। तो हमने जितनी कोशिश है हमने बताई है कि आप कैसे इनको फिल करें। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट बचते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद। दोस्तों अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आयोग की एक बहुत अच्छी पहल है। नाम में भिन्नता के संबंध में 100 घोषणा पत्र आप लोग आयोग में प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय नाम में, पिता के नाम में और माता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं, जिस संबंध में आयोग अंत में एक मौका देता है और आपको उस संबंध में 100 घोषणा पत्र आयोग को देना है। और इसके अलावा आपको तहसील से एक एफिडेविट बनाकर भी ले जाना है। उस एफिडेविट में आपको ये लिखना होगा कि मेरा नाम इस प्रकार है और इस प्रकार की गलतियां ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय मुझसे हुई हैं। 100 घोषणा पत्र में आपको अपना नाम, पुत्र पुत्री अथवा पत्नी का यहाँ पे नाम लिखना है, और निवासी आप कहाँ के हो यहाँ पे लिखना है, और आपके अभिलेखों में क्या भिन्नता हुई है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और उसके बाद आपको नीचे दिनांक, घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर मतलब खुद के हस्ताक्षर, अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम आपको यहाँ भरना है। तो चलिए दोस्तों, ये थी अभिलेख सत्यापन से संबंधित जानकारी। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट रह गए हैं किसी प्रमाण पत्र को लेकर तो आप लोग हमसे कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी आपको आगे मिलते रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।